हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप केवल एक बार पढ़ने मात्र से ही सिंथेसिस करना फर्राटेदार सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने सीखा किस प्रकार से सिंथेसिस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाते हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी वीडियोज आप लोगों ने देखा उसमें से सबसे बेटर और सबसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ आज मैं। और आज देखते हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार से कंबाइंड कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आइए तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन एक्सेट्रा। आज यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस के रूप में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहली बात समझने योग्य यह है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात नॉमिनेटिव। व्हाट इज द मीन ऑफ नॉमिनेटिव? All of you understands about this sentence, these words. Nominative absolute. Nominative mean in Hindi that's कर्ता। आप लोगों ने कर्ता सुना है, जानते भी हो, मैं इस तरह से जानता हूं। फिर भी आप लोगों को यह बताना आवश्यक है कि नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हो। आप लोगों ने प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के केसेस में पढ़ा है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो उसी में से आपने देखा कि नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक होता है, परंतु यहां पर जो है नॉमिनेटिव जो आया यह शब्द कर्ता से संबंधित है। इसका अर्थ कर्ता या सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। इसके बाद जो अगला शब्द एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है, तो एक शब्द का अर्थ आपके सामने रख दिया गया और दूसरा शब्द जो है एब्सोल्यूट, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र। तो जैसे कि आपने देखा एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। तो सबसे बेहतरीन वीडियो आज का होने वाला है हमारा, और एक ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी जिसमें से आप कभी इसे भूल नहीं सकते हो। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, और स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों के बीच में कि इस चीज को या इस बात को क्या कहते हैं। एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको ये पता चला कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता या इसका शुद्ध अर्थ सब्जेक्ट होता है, एब्सोल्यूट जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र, अर्थात यहाँ पर हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो किस सब्जेक्ट या किस सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परिवर्तित करेंगे और किस सेंटेंस को हम उसी प्रकार से रखेंगे, तो ये ध्यान देना यहाँ पर अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोज में, जिसमें बताया गया था कि दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक होते हैं, परंतु नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा चैप्टर है आपके सिंथेसिस का, जिसमें से आपको बताया जाएगा कि
दोनों सेंटेंसेज के जो सब्जेक्ट होंगे वह अलग अलग होंगे, वह एक ही सब्जेक्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात यहां पर आइए यह समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक तो नहीं होते हैं, परंतु उनके बीच किसी एक प्रकार से संबंध अवश्य होता है, क्योंकि बिना संबंध के किसी भी प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है एक दूसरे से। इस प्रकार जब दोनों सेंटेंस अलग अलग वस्तुएं तो होती हैं, परंतु उनमें संबंध अवश्य पाया जाता है। संबंध क्या होता है? जो पहला सेंटेंस होता है उस पे कारण बताया गया होता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उस पे परिणाम बताया गया होता है। तो कारण और परिणाम दोनों का संबंध होता है दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट से। आपको बताया गया फर्स्ट सेंटेंस हमें रीजन बताता है और दूसरा सेंटेंस हमें उसका रिजल्ट बताता है। तो पहला सेंटेंस रीजन बताया, दूसरा रिजल्ट बता रहा है। तो इस प्रकार से पहले सेंटेंस को, जो सेंटेंस रीजन बता रहा है उसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, अर्थात उसे हम स्वतंत्र रूप से रखेंगे, और जो परिणाम बता रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, उसको हम कामा के पश्चात ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो कर्ता होता है उसको स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से रखा जाता है, आइए देखते हैं। इसमें से आपको बताया गया था पहले कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो यहाँ पर भी पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु वो दूसरी प्रकार से, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है, जो बार बार आपको बताया जा रहा है ताकि आपके मस्तिष्क में ये बात हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए। तो देखते हैं, यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो रीजन बताने वाले सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, इसके पश्चात वर्ब को हम पार्टिसिपल में, जैसे कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पश्चात इससे रिलेटेड वर्ड रखते हैं, फिर इसके आगे जो रिजल्ट बताने वाला सेंटेंस है उसको रखते हैं। यदि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यदि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो वहां पर हम वर्ब को सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में रखते हैं। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु आपको भली भांति ये चीज समझाई जाएगी कि आखिर ये चीज है क्या। तो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल है और यह पैसिव वॉइस की परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय हमें इन्हीं दो पार्टिसिपल्स का प्रयोग किया जाता है, जो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होती है और ये दूसरी पैसिव वॉइस सेंटेंस में होती है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, जिसमें इस प्रकार का ये रूपांतरण करते हैं हम, जो चेंजिंग लाते हैं। तो जो रीजन बताने वाला सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस, द फॉग डिसअपीयर्ड। एक सिंपल सेंटेंस ये दिया गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं द सन राइजेस, सूर्य उदय होता है, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो दिया है इस पे आपका कारण अर्थात रीजन बताया गया है, दूसरा सेंटेंस जो दिया है इस पे परिणाम बताया गया है कि सूर्योदय होने के कारण कोहरा गायब हो गया। अर्थात यहाँ पर पहले सेंटेंस में रीजन और दूसरे सेंटेंस में परिणाम, रिजल्ट उसका बताया गया है।
तो किस प्रकार से कंबाइन करते हैं, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को बताया गया कि रीजन बताने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र रूप से रखते हैं, उसको एब्सोल्यूट करते हैं, ये हो जाएगा द सन। फिर एक्टिव वॉइस में होने के कारण हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हैविंग। हैविंग के लिखने के बाद जो वर्ब इस पे लिखी हुई है इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये हो जाएगी रीजन, ये हो जाएगा रीजन। इसके पश्चात दूसरे सेंटेंस को जो परिणाम बताने वाला सेंटेंस होता है उसको जो कहते हो रख देते हैं, ये हो जाएगा द सन हैविंग रीजन द फॉग। डिसअपियर। तो दोस्तों किस प्रकार से आपको कितनी सरलतम विधि से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बताई जा रही है। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण में आपको बताया गया द स्कूल वाज क्लोज्ड द बॉयज रिटर्न्ड होम। तो पहला सेंटेंस जो बता रहा है आपको रीजन और दूसरा बता रहा है आपको उसका परिणाम। तो रीजन क्या है, द बॉयज वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया था। द बॉयज रिटर्न्ड होम, बच्चे घर वापस लौट आए। तो ये तो स्वतः स्वाभाविक है कि स्कूल बंद हो गया तो बच्चे वापस होंगे ही होंगे। कि आप जाते हो पढ़ने के लिए स्कूल बंद होने के बाद भी? नहीं, ऐसा आपको भी नहीं करना है। अगर विद्यालय बंद है तो आपको अपना घर ही वापस आना है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमें पता है कि रीजन इस सेंटेंस में बताया गया है। और सबसे खास विशेष बात यह है कि यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इस प्रकार से इसके सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र रूप से रखेंगे और वर्ब को हम पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हुए आगे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा हैविंग बीन क्लोज्ड। और दूसरे सेंटेंस को जो परिणाम बता रहा है, जो रिजल्ट बता रहा है, उसे काम लगाने के पश्चात ज्यों का त्यों रख देंगे। ये हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज बताया जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार से भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, जो हैविंग के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हैविंग बीन के स्थान पर जब बीइंग का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस का ये नियम भी हमारा सही है। इससे आती है एक तीसरी बात, जो तीसरा रूल्स है उसमें अगर वर्ब टू बी, आप लोगों को पता है कि वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इज, एम, आर, वाज, वर यह मुख्य वर्ब के रूप में सेंटेंस में दिया हुआ है तो वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरणतः फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन इज ए थीफ, यहाँ पर इज वर्ब जो लगी हुई है यह वर्ब बी है जो मुख्य वर्ब का कार्य कर रही है। इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा जो जो रीजन बता रहा है और दूसरा सेंटेंस जो इसका परिणाम बता रहा है। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में रखेंगे, जो इसका सब्जेक्ट इसे स्वतंत्र रूप से रखते हैं, मुक्त रूप से रखते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया कि वर्ब टू बी मुख्य वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, तो यहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, उससे संबंधित अन्य शब्दों को रखेंगे, फिर अगले सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देते हैं कॉमा लगाकर। एक बात आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहन है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई माई सेल्फ। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।